रात के 8 बज चुके हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रात के 8 बजे हमारा क्राइम स्टोरीज़ का जो सफ़र होता है वो शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि इस चैनल पर हम लोग उन केसेस को कवर करेंगे जो कहीं ना कहीं एक पहेली बनकर रह गए। एक बड़ी क्राइम स्टोरीज़ जो होती हैं उनको कवर करेंगे। छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं वो हम लोग ट्रू क्राइम सफ़र पर कवर ही कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर हम लोग वही सारी घटनाएं उठाएंगे जो देश के चर्चित हत्याकांड में से एक होती हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड इसके अंदर कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें सीबीआई ने भी जांच की, पुलिस ने भी जांच की, कोर्ट ने भी अपना दखल दिया, लेकिन कई कहानी ऐसी हैं जो आज भी पहेली बनी हुई हैं। उन कहानियों के अंदर सच्चाई क्या थी ये आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। चाहे वो श्रीदेवी का केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो एक जिया खान नाम से एक्टर थी, चाहे वो हो, और एक और एक्ट्रेस थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं जो कहानी आप लोग को सुनाने वाला हूँ ये कहानी है एक ऐसे शख्स की कि जब उसने बॉलीवुड के अंदर एंट्री की तो हर कोई उसका दीवाना हो गया था। जैसे आज हम आमिर खान को चॉकलेटी बॉय के रूप में देखते हैं, ऐसे ही उस हीरो को भी चॉकलेटी बॉय के तौर पे ही देखा जाता था, और इस हीरो का नाम था कुणाल सिंह। और कुणाल सिंह का केस अपने आप में इसलिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस केस के अंदर पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, साथ के साथ सीबीआई में भी इसमें इन्वॉल्व रही, और जो कोर्ट है, कोर्ट ने भी इसमें इंटरफेयर किया। लेकिन उसके बावजूद भी इस केस के अंदर आखिरकार सच्चाई थी क्या ये अभी तक निकल के नहीं आई, क्योंकि पहले पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड है, बाद में पुलिस ने कहा कि मर्डर है, बाद में मर्डर का केस दर्ज हुआ, और बाद में फिर पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड है। हालांकि केस को हुए भी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, साल 2008 का ये वाक़या है, लेकिन जो व्यक्ति कुणाल सिंह है उनके परिवार वालों को हमेशा यही लगा कि उनके साथ में इंसाफ नहीं हुआ। दोस्तों, कुणाल सिंह की अगर बात करें तो ये एक्चुअल में साउथ के हीरो थे, और साउथ में इन्होंने कई सारी मूवीज़ बनाई थी, कुछ मूवीज़ इनकी हिट भी हुई, और उन दिनों ये भी कहा जाता था कि साउथ को एक बड़ा सुपरस्टार मिल गया है। उसके बाद में कुणाल सिंह ने मुंबई का रुख किया और सोनाली बेंद्रे के साथ में उनकी एक मूवी आई थी जिसका एक गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, ए नाज़नी सुनो ना। इस मूवी का म्यूज़िक जो था वो रातों रात लोगों के सर पर चढ़कर बोलने लगा था, और यहीं से सोनाली बेंद्रा और जो कुणाल सिंह थे ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए। हालांकि उसके बाद में कुणाल सिंह ने कई बार भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कुल मिला के कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली। कैरियर जो था वो अप्स एंड डाउन्स ही रहा। और दोस्तों, बॉलीवुड की ये कड़वी सच्चाई है कि कभी कभी लोग आपको एकदम फर्श से अर्श पर ले जाकर बिठा देते हैं, और कभी कभी वही लोग आपको अर्श से फर्श पर लाकर पटक देते हैं, और यहीं पर बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि जो इंसान स्टारडम का आदी हो जाता है और जब वो नीचे आकर गिरता है, गुमनाम गलियों में वो घूमने लगता है, तो उसे बड़ा तकलीफ़ होती है। लेकिन कुणाल सिंह का केस इससे बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि कुणाल सिंह नहीं कहा जा सकता कि वो फाइनेंशियली डिप्रेस थे या फिर फाइनेंशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, और ऐसा भी नहीं था कि कुणाल सिंह उनको फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे भी थे, और फाइनेंशियली भी वो ठीक ठाक थे। उन्होंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला था जिसका नाम उन्होंने बालागिरी रखा था, और उस प्रोडक्शन हाउस के तले वो एक मूवी बनाने जा रहे थे। और कुणाल ने जिस फिल्म की तैयारी की थी उस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था योगी। बाकायदा स्क्रिप्ट राइटर और जो भी डायरेक्टर वगैरह जो भी रहते हैं उसमें डायलॉग लिखने वाले या जो भी म्यूज़िक वगैरह वाले सब के सब मौजूद थे, और कुणाल सिंह की सबके साथ में मीटिंग चल रही थी। कुणाल सिंह बहुत ज़्यादा खुश थे, और उसके बाद में तारीख आती है 6 फरवरी साल 2008। 6 फरवरी साल 2008 को लोखंडवाला के अंदर कुणाल जिस फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ में रहा करते थे वहीं पर मीटिंग वगैरह चल रही थी, और सारे ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। और कुणाल की जो फैमिली थी ये अहमदनगर में रहा करती थी। उनके जो पिता थे वो रिटायर्ड कर्नल थे, तो इसलिए वो अहमदनगर में रहा करते थे, और कुणाल जो इधर थे ये 6 फरवरी साल 2008 को अपने कुछ सहयोगियों के साथ में फिल्म को लेके डिस्कस कर रहे थे। तो सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। उसके बाद में जो मीटिंग होती है वो मीटिंग समाप्त होती है, और जो योगी मूवी जो थी वो कुणाल सिंह बना रहे थे, उसके जो डायरेक्टर, जो स्क्रिप्ट राइटर, जो म्यूज़िक वाले जितने भी लोग आए हुए थे कुणाल से मिलने के लिए, वो सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन उस समय कुणाल के अपार्टमेंट पर अगर कोई बचा था तो इस फिल्म की हीरोइन, जो कि कुणाल की बहुत पुरानी दोस्त भी थी, उनका नाम था लवीना भाटिया, वही मौजूद थी। और कुणाल की जो पत्नी और बच्चे थे ये कुछ दिनों पहले ही अहमदनगर गए हुए थे, तो अपार्टमेंट में कोई और नहीं है,
लवीना भाटिया और कुणाल सिंह। अब चूंकि एक व्यक्ति अगर जिंदा होगा तो उसी के बयान माने जाएंगे कि इस अपार्टमेंट में आखिरकार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो लवीना भाटिया के बयान है। लवीना भाटिया बताती है कि जब सारे लोग, मूवी के डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूज़िक वाले जो लोग भी होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उस समय मैं और कुणाल ही अकेले बचते हैं। लेकिन मैं कुछ समय के लिए वॉशरूम चली जाती हूँ। और ये बताती है लवीना कि वॉशरूम में मुझे तकरीबन 10 मिनट का समय लग जाता है। और 10 मिनट के समय के बाद में जब मैं वॉशरूम से लौट कर आती हूँ तो देखती क्या हूँ कि कमरे के अंदर कुणाल का जो शव है, जो डेड बॉडी है, या खुद कुणाल जो है वो कमरे के अंदर पंखे से लटका हुआ है। और कुणाल ने जो फांसी लगाई थी उसके कमरे में जो बेडशीट बिछी हुई थी, उसी बेडशीट को उसने फांसी का फंदा बनाया था। कुणाल ने बेडशीट का एक फंदा, एक साइड का कोना जो था वो अपने गले में बांधा और दूसरी साइड का जो कोना था वो उसने पंखे में बांधा था। और एक स्टूल था, उसी स्टूल पर चढ़कर उसने अपने आप को फांसी लगाई थी। अब लवीना इस तरीके से कुणाल को जब लटका हुआ देखती है वो घबरा जाती है। तुरंत जो उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था उस अपार्टमेंट में, तुरंत उस सिक्योरिटी गार्ड को वो आवाज़ लगाती है। भागता भागता बेचारा सिक्योरिटी गार्ड भी आता है। दूसरा जो विटनेस था इस पूरे केस का वो सिक्योरिटी गार्ड था। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट था जिससे कहीं ना कहीं शक गहराया वो ये था कि जो स्टूल रखा हुआ था, स्टूल के और पंखे के बीच में जो लेंथ थी, यानी जो डिस्टेंस था, वो लगभग 5 फीट 8 इंच के आसपास था। और जो कुणाल थे उनकी जो हाइट थी वो 5 फीट 9 इंच के आसपास थी। यानी अगर कुणाल उस स्टूल से ऊपर चढ़े थे तो जब उन्होंने फांसी का फंदा लगाया तो उनके जो पैर थे वो स्टूल पर टिक रहे थे। आमतौर पे अगर कोई फांसी का फंदा लगाता है तो वो या तो स्टूल को गिरा देता है या कुछ और। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ था कि स्टूल भी जैसा था वैसा ही रखा हुआ था, स्टूल भी गिराया नहीं गया था। अब चूंकि इस मामले में पहली जो विटनेस थी वो लवीना थी, क्योंकि घर के अंदर 2 ही लोग थे, तो पुलिस सबसे पहले लवीना से ही पूछताछ करती है। तो लवीना जो थी वही सारी बातें बताती है जो स्टोरी में मैंने आप लोग को बताया कि मैं वॉशरूम गई हुई थी, कुछ लोग आए हुए थे, मीटिंग हुई थी, वो लोग चले गए, उसके बाद मैं वॉशरूम गई। उसके बाद जब वॉशरूम से 10 मिनट के बाद निकल के आई तो कुणाल जो था वो फांसी के फंदे पर झूल रहा था। दैट्स वाई पुलिस जो थी उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर कुणाल की उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में भी यही आता है कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। अब कुणाल की फैमिली वालों को खबर कर दी जाती है। बेचारे फैमिली वाले भी दौड़े दौड़े भागे भागे आते। फैमिली वाले देखते हैं, चीज़ें सारी जांच परख करते हैं। और इसी बीच में जो पुलिस थी वो पुलिस अपनी पूरी तहकीकात ऑलमोस्ट कर चुकी थी। और उसमें शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि ये जो मौत कुणाल की हुई है ये किसी और तरीके से नहीं हुई है, किसी और वजह से नहीं हुई है, बल्कि कुणाल ने सुसाइड किया है। और सुसाइड केस बोलकर पुलिस जो थी इस केस से ऑलमोस्ट अलग हो जाती है और केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन कुणाल सिंह ने सुसाइड किया था ये मानने के लिए एक शख्स ऐसा था जो किसी भी हाल में तैयार नहीं था, और वो शख्स थे कुणाल के पिता कर्नल राजेंद्र सिंह, जो कि रिटायर्ड थे। वो कहते हैं कि कुणाल सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कुणाल की ज़िंदगी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सके। हालांकि उसका फिल्मी कैरियर इतना अच्छा नहीं चला था, लेकिन उसके बावजूद भी कुणाल ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, बालाजी, और उसमें वो एक फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाला था जिसका नाम योगी था। और कुणाल की ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी। साथ के साथ उसने कुछ भोजपुरी मूवीज़ और कुछ साउथ की मूवीज़ भी साइन कर रखी थी। और दूसरी चीज़ ये बताई जो कुणाल के पिता कर्नल राजेंद्र सिंह थे, वो बताई कि जब हम यहाँ पर आए तो कुणाल के चेस्ट पर और कुणाल के और जिस्म के हिस्सों पर फिंगर्स के निशान थे। उन फिंगर्स के निशान से ऐसा लग रहा था कि जैसे कुणाल के साथ में ज़ोर दबस्ती की गई हो। लिहाजा वो पुलिस के पास में जाते हैं और कहते हैं सुसाइड केस नहीं, आप इसे सुसाइड केस मत बोलिए, बल्कि कुणाल का मर्डर हुआ है। लेकिन पुलिस किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी, और पुलिस जो थी वो इसे सुसाइड केस ही मानती है। पुलिस जो थी वो इस केस को भले ही सुसाइड बता रही थी, लेकिन कुणाल के जो पिता थे कर्नल राजेंद्र सिंह, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बेटे ने सुसाइड की है। लिहाजा वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, और कोर्ट में पहुंचने के बाद में जो उन्होंने डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे वो सब कोर्ट में दिखाए जाते हैं कि ये देखो उसकी चेस्ट पर निशान बने हुए हैं फिंगर्स के, और कुछ ऐसे मार्क्स दिखाई पड़ रहे थे जिनसे ऐसा लग रहा था कि शायद कुणाल के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हो। अच्छा, कोर्ट को भी यही लगता है। अब पुलिस से पूछताछ की जाती है तो पुलिस बताती है कि जो मार्क्स आए हैं ये डेड बॉडी को उतारते समय हमारी गलतियों की वजह से आ गए, लेकिन ये खुदकुशी है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इधर कुणाल के जो पिता कर्नल राजेंद्र सिंह थे वो उनका कहना यही था कि इस घर के अंदर 2 लोग मौजूद थे,
बल्कि इस पूरे केस के अंदर दो ऐसे लोग थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह थे। पहला जो ये लड़की थी लवीना भाटिया, और दूसरा इस सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड। अब कुणाल के पिता कर्नल राजेंद्र सिंह का ये कहना था कि हो सकता है कि लवीना कातिल ना हो, लेकिन कुछ लोगों से मेरे बेटे को ख़तरा था, उसने प्लॉट वगैरह लेने की बात कर रहा था तो उसमें उसे धमकियाँ भी मिली थी, तो कातिल कोई और हो और लवीना उसके डर की वजह से कातिल को ना बताती हो कि कत्ल उसने किया है। लिहाजा पहला जो सबसे गहरा शक वो जताते हैं वो लवीना भाटिया के ऊपर ही जताते हैं। उसके बाद में जो कोर्ट था वो तुरंत पुलिस को ये कहता है कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि इस केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उलझ रही हैं, और सारी चीज़ें अगर तुम क्लियर करोगे तभी ये केस सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि जो कुणाल के पिता कर्नल राजेंद्र सिंह हैं वो किसी भी एंगल से ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बेटे ने सुसाइड किया है, क्योंकि कर्नल राजेंद्र सिंह ने कोर्ट को कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसे सबूत दिए थे जिसकी वजह से कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके बाद में पुलिस जब इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो कुछ समय जब पुलिस इस पूरे केस में छानबीन करती है तो पुलिस को पहली बार ऐसा लगता है कि कुणाल ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ है। लेकिन ये सब में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते करते 10 महीने गुजर जाते हैं पहले, फिर उसके बाद में तकरीबन 17 महीने के बाद में पुलिस ये कन्फर्म हो पाती है कि कुणाल ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर था। और 17 महीने के बाद में अब इस पूरे मामले में जो पहले सुसाइड केस कर बंद कर दिया गया था, इसमें हत्या का मामला दर्ज किया जाता है और इस केस को इस तरीके से दर्ज किया जाता है कि जैसे हत्या की गई हो, यानी धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और पुलिस ने टोटल इस पूरे केस के अंदर 4 लोगों को मुजरिम माना। 4 लोग, एक लवीना, दूसरे लवीना के पिता, तीसरी लवीना की दोस्त ऐश्वर्या और चौथा वो सिक्योरिटी गार्ड जो उस समय वहाँ पर आया था। लेकिन इन चारों लोगों को इसलिए माना था कि फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, एंड सेकेंडली ये भी था कि लवीना जो थी वो कुणाल के बेहद करीब थी, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कुणाल जो था वो पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और लवीना ने कुणाल से शादी के लिए कहा होगा, उसने इनकार कर दिया होगा और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग बनी होगी। हालांकि ये जो मोटिव था ये पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं था, बड़ा कच्चा पक्का टाइप का ये मोटिव था। क्योंकि दोस्तों पुलिस अगर हत्या का मामला दर्ज करती है और हत्या क्यों हुई है तो इसका भी पुलिस को मोटिव बताना पड़ता है, एंड सेकेंडली अगर पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करती है तो आत्महत्या का मोटिव बताना पड़ता है, यानी आत्महत्या दर्शानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है कि इस वजह से आत्महत्या हुई। लिहाजा पुलिस अब इन चारों लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इसमें लवीना के पिता को भी अरेस्ट किया जाता है, लवीना को भी अरेस्ट किया जाता है, ऐश्वर्या को भी अरेस्ट किया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसके बाद में इस पूरे मामले में जैसे ही समय गुजरता है तो पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लगने लगते हैं। हालांकि लवीना की फैमिली की तरफ से भी इस तरीके से कहा गया कि पुलिस ने दबाव में आके हमें अरेस्ट किया है, जबकि पुलिस के पास में ऐसा कोई मोटिव, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिसमें हमें मुजरिम ठहराया गया हो और पुलिस के पास में ऐसा कोई मोटिव हो। और सच्चाई भी दोस्तों यही थी कि पुलिस एक्चुअल में मोटिव खोजने में नाकाम रही थी। इसलिए जब पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, 2 साल का लंबा समय गुजर जाता है, तो जो महाराष्ट्र सरकार होती है वो पुलिस से ये मामला लेकर अब सीबीआई को सौंप देती है। अब मामला जब सीबीआई के पास पहुंचता है और सीबीआई जब इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है तो कुछ ऐसे पहलुओं पर भी जांच की जाती है जो पहलू शायद पुलिस ने छोड़ दिए थे। दरअसल एक पहलू ये भी था कि जब जो लोग मीटिंग करने के लिए आए हुए थे, जब वो सारे लोग चले जाते हैं और उसके बाद में थोड़ी ही देर के बाद में जो कुणाल थे, ये इनकी मूवी जो योगी जो इनके बैनर तने बनने वाली थी उसके म्यूज़िक जो दे रहे थे वो डब्बू मलिक दे रहे थे। लिहाजा डब्बू मलिक को वो कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि जो म्यूज़िक, जो गाना शूट हो रहा है तो वो उसका जो म्यूज़िक है मैं सुनना चाहता हूँ। तो जो कुणाल के पिता हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति अपनी आने वाली मूवी का म्यूज़िक सुनना चाह रहा हो वो भला कैसे सुसाइड कर सकता है। हालांकि इसके बीच में ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि 1-1.5 घंटे का समय बचता है। अब जितनी भी जांच सीबीआई ने की थी वो सारी ही रिपोर्ट, सारा ही डाटा सीबीआई अपने पास रख रहा था। लेकिन इसी बीच में अब ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि इसने सुसाइड किया है या फिर हत्या हुई है, क्योंकि हत्या का कोई मोटिव सीबीआई को अभी तक नहीं मिला था। उसके बाद में एम्स में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डोगरा, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इस तरीके की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लिहाजा जो सीबीआई थी अब प्रोफेसर डोगरा को अपने साथ लेके जाती है और प्रोफेसर जो डोगरा थे बहुत बारीकी से इस व्यक्ति, यानी जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था जिसने हत्या की, कुणाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
अब कुणाल के शव को, डेड बॉडी को बहुत बारीकी से वो परीक्षण करते हैं, सारी ही चीज़ें देखते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखते हैं फॉरेंसिक की रिपोर्ट देखते हैं, और सारी ही रिपोर्ट्स देखने के बाद में वो अपना ओपिनियन देते हैं। और इनका जो ओपिनियन था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए क्योंकि सीबीआई इस पूरे केस में अभी तक कोई मोटिव ढूंढ नहीं पाई थी। लिहाजा प्रोफेसर डोगरा जो होते हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं, और ओपिनियन में वो बताते हैं कि कुणाल ने आत्महत्या की है और उसका मर्डर नहीं हुआ है। अब चूंकि मामला सीबीआई के पास में था तो उस समय लबीना और उनकी फैमिली जो थे वो बेल पे बाहर थे। उसके बाद में कहा गया कि जब मामला सुसाइड का है तो फिर हमारा नाम जो है इस केस से काट दिया जाए। लेकिन जो मुंबई कोर्ट था, मुंबई कोर्ट ने ये कहते हुए नाम काटने से इनकार कर दिया कि भले ही लबीना उसके मर्डर केस में शामिल ना हो, भले ही ये मर्डर ना हो, लेकिन ये हत्या का मामला नहीं, लेकिन आत्महत्या का मामला ज़रूर है। और आत्महत्या में उकसाने के लिए ये मामला लबीना के ऊपर दर्ज किया जाता है। अब कोर्ट ने, मीडिया ने, पुलिस ने, सबने ये मान लिया था कि ये जो केस है ये सुसाइड का केस है। लेकिन जो कर्नल राजेंद्र सिंह थे, कुणाल के पिता, वो किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बेटे ने सुसाइड की है। अच्छा दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे सितारे हुए हैं जिन्होंने, जब उनका जो स्टारडम था जब वो नीचे आया तो उन्होंने सुसाइड की है, लेकिन कुणाल के केस में ऐसा भी नहीं था। हालांकि कुणाल के साथ में फ्लॉप वाला मामला ज़रूर था, लेकिन कुणाल फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और इसीलिए उसके परिवार वाले ये कह रहे थे कि कुणाल जो है वो सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंशियली वो फिट था, शादीशुदा भी था, कोई ऐसा पारिवारिक मामला भी नहीं था। हालांकि परिवार का यही कहना था कि इस कत्ल के बारे में लबीना जानती है। लबीना कातिल है ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि लबीना इस कत्ल के बारे में जानती है और शायद वो लोगों के डर से झूठ बोल रही है। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड के जैसे और केसेस हुए हैं, उसी केसेस की कैटेगरी में ये केस भी आ जाता है। इसकी सच्चाई क्या थी, सच्चाई अगर मैं बोलूँ तो कोई जानता ही नहीं। ये केस भी उन्हीं फाइलों में दब के रह जाता है जिस तरीके से और केस थे, क्योंकि हालांकि सीबीआई ने, पुलिस ने और जो कोर्ट का लास्ट अपडेट था उसके हिसाब से ये सुसाइड ही है, लेकिन परिवार वालों का यही कहना है कि कुणाल की हत्या की गई थी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आप लोग को क्या लगता है, क्या ये हत्या थी या फिर एक सुसाइड था, ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।